आखिर क्यों अनिल अंबानी पर ईडी का शिकंजा कसा है? क्यों और किस मामले में अनिल अंबानी को अभी बैंक ने फ्रॉड के टैग से मुक्त किया था और अब एक बार फिर से 40 से ज्यादा ठिकानों पर आखिर किस मामले में ईडी ने छापेमारी करके हड़कंप मचा दिया है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस स्टोरी में ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे अनिल अंबानी से जुड़े हुए इस नए मामले के बारे में जिसमें उन पर ईडी ने शिकंजा कसा है। अनिल अंबानी के 40 ठिकानों पर जब छापा पड़ा तो प्रवर्तन निदेशालय की चर्चाएं होने लगी और प्रवर्तन निदेशालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े मुंबई में मौजूद कई ठिकानों पर छापेमारी की और ये कार्रवाई दिल्ली और मुंबई की ईडी टीमों की तरफ से की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन के एक बड़े मामले की जांच का हिस्सा बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छापेमारी वित्तीय अनियमितताओं और पहले से जारी जांच में सामने आई ऑफ शोर लेनदेन से जुड़ी हुई है। अनिल अंबानी पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप नए नहीं है, वो खुद को दिवालिया भी बता चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने उनकी कंपनी को राफेल से जुड़ा काम सौंपा। अनिल अंबानी की कंपनी ने राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट से समझौता किया, जिसके तहत राफेल का निर्माण भारत में किया जाना था। ईडी के सूत्रों ने ये पुष्टि भी की है कि अनिल अंबानी के आवासीय परिसर के साथ ही लगभग 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये तलाशी अभियान मुख्य रूप से यस बैंक लोन फ्रॉड केस से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों पर अन्य मामलों में भी शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें कि छापेमारी का दायरा मुंबई और दिल्ली के साथ ही देश भर के कई जगहों तक फैला हुआ है। ईडी की प्रारंभिक जांच के मुताबिक 2017 से 2019 के बीच में यस बैंक द्वारा स्वीकृत लगभग 3000 करोड़ रुपए के लोन कथित रूप से शेल कंपनियों और अन्य समूह संस्थाओं में डाइवर्ट किए गए। जांचकर्ताओं को यह भी शक है कि इस घोटाले में यस बैंक के कुछ अधिकारियों की घूसखोरी की भूमिका भी हो सकती है, जिनमें बैंक के प्रमोटर भी शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि यस बैंक की ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में गंभीर खामियां भी थी, जैसे कि पीछे की तारीख वाले क्रेडिट दस्तावेज, ड्यू डिजिटेलेंस की कमी, आर्थिक रूप से कमजोर कंपनियों को लोन देना, सामान्य निदेशक वाले समूहों को लोन देना, लोन शर्तों का उल्लंघन, खाता एवरग्रीनिंग और कई बार लोन स्वीकृति से पहले ही पैसे दे दिए गए। अनिल अंबानी की कंपनियों और यस बैंक के अधिकारियों के बीच में एक पूरा नेक्सस काम कर रहा था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये बताया गया है कि अब तक 50 से ज्यादा कंपनियों और 25 से ज्यादा व्यक्तियों को जांच के दायरे में लिया गया है। इसके अलावा सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी RHFL के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 1 साल के भीतर कंपनी के कॉर्पोरेट लोन बुक में दोगुनी बढ़ोतरी को लेकर गड़बड़ियों और प्रक्रिया उल्लंघनों की आशंका जताई गई है। दरअसल ये जो छापेमारी है ये धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA की धारा 17 के तहत की जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई से एक बार फिर भारत के कॉर्पोरेट जगत में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिनकी सफलताओं की एक कहानी वक्त में मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर पेश भी की जा रही थी, उनकी असलियत अब सामने आ रही है। राफेल सौदा विवाद अनिल अंबानी और भारत सरकार द्वारा फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से संबंधित आरोपों के इर्द गिर्द ही है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी और 2016 में इस डील को 7.87 बिलियन यूरो यानी लगभग 59,000 करोड़ रुपए में आखिरी रूप दिया गया। विवाद की खास बात अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को डसॉल्ट के लिए ऑफसेट पार्टनर के रूप में चुना जाना था कि अनिल अंबानी की इस कंपनी को एरोस्पेस निर्माण का कोई भी अनुभव नहीं था। विवादास्पद डील अनिल अंबानी की कंपनी को इस सौदे को सौंपा जाना तो गलत था ही, लेकिन मोदी सरकार का फैसला भी आलोचना के केंद्र में आ गया। अप्रैल 2015 में पेरिस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने 36 राफेल विमानों को तैयार अवस्था में खरीदने की नई डील की घोषणा की, जिसने यूपीए सरकार के दौरान 126 विमानों की पिछली खरीद योजना को रद्द कर दिया। मोदी सरकार ने अपने इस फैसले में HAL को दरकिनार कर दिया,
जबकि HAL सरकारी क्षेत्र की कंपनी है और इस मामले में उसका अनुभव भी है। लेकिन डसॉल्ट ने रिलायंस डिफेंस के साथ ही साझेदारी की। जाहिर सी बात है कि फ्रांस की कंपनी ने रिलायंस डिफेंस से समझौता बिना मोदी सरकार की रजामंदी नहीं किया था। भारत में आकर कोई भी विदेशी हथियार कंपनी सीधे निवेश नहीं कर सकती। वो निवेश भारत सरकार की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। और इस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड अनिल अंबानी वाले रिलायंस समूह की सहायक कंपनी मोदी की घोषणा से सिर्फ 12 दिन पहले बनाई गई थी। तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा हॉलैंड ने 2018 में फ्रांसीसी आउटलेट मीडिया पार्ट को बताया कि भारतीय सरकार ने रिलायंस को डसॉल्ट के ऑफसेट पार्टनर के रूप में प्रस्तावित किया था और कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमें वही पार्टनर स्वीकार करना पड़ा जो हमें दिया गया। ये मोदी सरकार के दावे के विपरीत था कि डसॉल्ट ने स्वतंत्र रूप से रिलायंस को चुना। यस बैंक के लोन भी जांच के दायरे में। खबरों के मुताबिक दरअसल ईडी की जांच 2017 से 2019 के दौरान यस बैंक से लिए गए 3000 करोड़ रुपए के लोनों के संदिग्ध अवैध डायवर्जन पर केंद्रित है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक समूह की कंपनियों को लोन वितरित किए जाने से कुछ वक्त पहले बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी संस्थाओं को धनराशि हस्तांतरित की गई थी, यानी ट्रांसफर की गई थी। अधिकारियों ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी RHFL से जुड़ी जानकारियां ईडी के साथ शेयर की हैं। कंपनी का कॉर्पोरेट लोन वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3742.60 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 18-19 में 8670.80 करोड़ रुपए हो गया। यस बैंक के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े रिश्वतखोरी के पहलू की भी समीक्षा की जा रही है और ईडी की ये ताजा कार्रवाई SBI की तरफ से हाल ही में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी RCOM को फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत करने के बाद हुई है। दरअसल 13 जून 2025 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी दिशा निर्देशों और अपनी आंतरिक नीति के मुताबिक SBI ने कंपनी और उसके प्रमोटर को इस श्रेणी में चिन्हित किया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया कि SBI ने 24 जून 2025 को RBI को मामले की सूचना दी थी। बैंक अब CBI में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो अनिल अंबानी हैं उनको एक फ्रॉड के टैग से मुक्त किया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही अब ईडी की जो छापेमारी है वो 40 से ज्यादा ठिकानों पर हुई है, जिसके बाद अनिल अंबानी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरवती न्यूज के साथ। नमस्कार।